Good morning, students. This chapter borrowing cost I have completed. Now I am doing extra questions and extra questions के पहले एक मैं recap दे देता हूँ तुम लोगों को चैप्टर का. ये recap के बाद में हम लोग extra question शुरू कर देंगे. इंडियाज 23 बोरोइंग कॉस्ट एक मैं रिकैप दे देता हूँ तुम लोगों को. तुमने खुद से रिवीजन किया होगा बट मैं मेरे तरफ से एक रिकैप दे देता हूँ कंप्लीट चैप्टर का. इंडियाज 23 बोरोइंग कॉस्ट. नाउ फर्स्ट डे पे हमने दो डेफिनेशन सीखे थे. फर्स्ट डे पे इनफैक्ट बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है वही सिखाया था मैंने. बोरोइंग कॉस्ट का मैंने मीनिंग बताया था दैट बोरोइंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली इनकर फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के समय जो डायरेक्टली इनकर होता है, अंडर राइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, ये सारे एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स ये सारे हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं. तो इनको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट. लेकिन ये बोरोइंग कॉस्ट में हम लोग नहीं लेते, वी डोंट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. ये बोरोइंग्स नहीं मानते. इक्विटी शेयर का फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर्स के फाइनेंस को हम लोग बोरोइंग्स नहीं मानते. हाँ, दिस आर नॉट बोरोइंग्स. बोरोइंग्स में खाली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स ही आते हैं. सो इक्विटी शेयर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा, अगर ये बोरोइंग्स ही नहीं है तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट बोरोइंग कॉस्ट. हाँ, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट में तीन कंपोनेंट सिखाए थे मैंने. ये तीन कंपोनेंट में फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज ये हम लोग इंडियाज 116 में करेंगे. और ये एक्सचेंज डिफरेंस मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक मैंने करवाया था. एक्सचेंज डिफरेंस एज पर पैरा 6 ये मैंने करवाया था. हाँ, फर्स्ट डे पे हम लोग ने इंटरेस्ट जो लेना है वो एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लेना है. तुमको ये भी सिखाया था इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है, इफेक्टिव मेथड से लेना है. इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि पैसे तो कम आते हैं लेकिन इंटरेस्ट हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे देते हैं ना. सो इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज 10 लाख रुपए का लोन है, उसका 10% अगर 1 लाख रुपए हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पैसे अपने पास 10 लाख आए ही नहीं है. बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के समय जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है उसके वजह से अपने हाथ में कम पैसे आए हैं. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. अगर कोई कॉस्ट ऑफ फर्दर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स नहीं है ना, कोई दूसरे खर्चे नहीं है ना, तो फिर एक्चुअल रेट और इफेक्टिव रेट सेम रहेगा. इन दैट केस बोथ विल रिमेन द सेम. एंड यहाँ पे मैंने लिखवाया था एज पर इंडियाज 23 इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स शुड बी कैलकुलेटेड बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. हाँ, और इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड हमको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया है, दैट इज एज पर इंडियाज 109. इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. नाउ there may be some expenses at the time of issue, redemption of borrowings, like discount on issue of debentures, underwriting commission है, फिर underwriting commission, premium on redemption and other expenses. किस टाइप के expenses? in the form of stamp duty for loan agreement. इस टाइप के expenses आ सकते हैं. ये सारे expenses हमारे लोन के अमाउंट को कम कर देते हैं. दिस विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. लोन का अमाउंट तो कम हो जाता है लेकिन इंटरेस्ट हम नॉमिनल वैल्यू पे देते रहते हैं तो हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं. सो इसको अलग तरीके से बोलो, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. जो पैसा मिला है ना दैट इज़ रिड्यूस्ड, वो डिक्लाइन हो गया. उसके वजह से हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हाइयर रेट से पे कर रहे हैं. ये मैंने सिखाया था. अगर कोई खर्चे नहीं है तो दोनों सेम है, ये भी लिखवा दिया था. इफ़ देर आर नो एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड अबाउ देन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम. दोनों सेम रहेगा. ठीक है ना. अच्छा, इस पर ये क्वेश्चन किया था. अच्छा, ये भी देख लो, लिखवा दिया है मैंने जो अभी बोला था ना, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन इंडियाज 109 ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इस पे ये जो एग्जाम्पल करवाया ना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बोला था ये लिख के सॉल्व करके मेरे को भेजना है.
और ये वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखा रखा है मैंने, और उसमें एक फार्मूला भी यूज़ किया था। मैं तो इफेक्टिव रेट में आईआरआर की रेट निकालने के लिए 10 और 15% दो रेट ले लेता हूँ, और वो दो रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर ये फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, लोअर रेट प्लस लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हाइयर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। मैं तो इंटरपोलेशन से नहीं जाता, मैं ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद में वंस दिस इज़ डन, ये प्रैक्टिस कर ही लेना, मैं बोलता हूँ फिर से एक बार कर लेना। जब ये हम लोग ने यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, क्योंकि जो इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो इफेक्टिव रेट से होगा। देख लो, मैंने 3 एंट्री सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन, नेट अमाउंट जो हाथ में आया है ना, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, सब माइनस करके फिर जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, डायरेक्ट पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, दैट इज़ द लोन, क्योंकि इंटरेस्ट जो ड्यू होगा ना वो इफेक्टिव रेट से होगा। देख लो, ये इफेक्टिव रेट से होगा, जो पैसा मिला उस पर ड्यू होगा ऑन इफेक्टिव रेट 12.19%। देख लो यहाँ पे भी 12.19 हर साल जो इंटरेस्ट हमने ड्यू किया है वो इफेक्टिव रेट से ड्यू किया, और जो पे किया है वो एक्चुअल अमाउंट पे करते समय एंट्री क्या पास की है, 10% डिबेंचर्स, लोन अमाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अमाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। सो पे किया है हमने एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू पे एक्चुअल रेट, ये पे किया है। ये अमोर्टाइजेशन मेथड है, ऐसा करते करते लास्ट वाले में पूरा ज़ीरो हो जाता है। और जब मैंने ये सारे इंटरेस्ट लिए ना, सारे इंटरेस्ट, कौन से सारे इंटरेस्ट, ये सारे इंटरेस्ट लिए मैंने, ये फर्स्ट इंटरेस्ट, ये सेकेंड इंटरेस्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया उनके लिए ये लेक्चर, कोई आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। आउटसाइडर्स मेरे एग्जाम्पल नहीं समझ पाएंगे, बाकी थियरी समझ जाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो लेक्चर अटेंड करना पड़ता है। ये 5,95,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया, सारे इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिए, और जब ऐड करने के बाद देखा तो 5 लाख का एक्चुअल इंटरेस्ट था, क्योंकि 10 लाख का लोन था इंटू 10% और 5 ईयर्स, सो 5 साल का तो ये हो गया इंटरेस्ट, और 20,000 का डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, फिर 25,000 और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सब ऐड करेंगे तो 5,95,000 होता है। सो वो रेट ऐसी बना ली जिसमें वो रेट अप्लाई करने से ये सारे खर्चे मिल गए। उसके बाद में मैंने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था वो था मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट डू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? सी, क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसको बनने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? इंडिया 16 में बोला था मिनिमम 12 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोला है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं, 12 मंथ से कम भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। टाइम लगता है तो वो क्वालिफाइंग है, टाइम नहीं लगता तो क्वालिफाइंग नहीं है। सो इंडिया 23 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट एक एसेट है जिसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है फॉर यूज़ और सेल। यूज़ का मतलब है वो टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट होता है जिसको यूज़ करेंगे, और अगर बेचने की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री। और कुछ आइटम्स तो ऐसे है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्वालिफाइंग एसेट्स ही है, क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है। देखो ना, जिनके प्रोडक्शन में क्वालिफाइंग एसेट्स वो होता है जिनके प्रोडक्शन में, जिनके कंस्ट्रक्शन में, और जिनको एक्वायर करने में, एक्विजिशन में टाइम लगे। बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़, लैंड बिल्डिंग, उसमें टाइम लगता है। इन्वेंट्रीज़ के लिए कंडीशन डाल रखी है। वो इन्वेंट्रीज़ को हमको क्वालिफाइंग एसेट बोलना चाहिए जिसको बनने में टाइम लगे और जो लार्ज क्वांटिटी में नहीं बने ऑन रिपीटेटिव बेसिस। जैसे मैंने बताया, बिल्डर एक पूरा टाउनशिप बनाता है तो उसको बनने में 4 साल 5 साल 6 साल लगेगा, और वो कोई लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बना रहा है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके दूसरा प्रोजेक्ट लेगा। तो वो उस टाइप की इन्वेंट्री जो होती है ना, वो क्वालिफाइंग एसेट है। पावर जनरेशन प्लांट है, ये सारे क्वालिफाइंग एसेट्स, इनको टाइम लगता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मैंने बताया था ना, अंडर ट्रायल फेज, कोरोना
वायरस वैक्सीन जो बनाई थी, जो वो ट्रायल फेज में थी, तो उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। पीरियड इज मेंशन इन इंडियस 16, नॉट हियर, इंडियस नहीं सॉरी AS 16, बट इंडियस 23 में कोई पीरियड मेंशन नहीं किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट, उसके लिए मैंने यहाँ पे तुमको नोट लिखा रखा था दैट इट इज़ क्लियरली बेस्ड ऑन जजमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। हाँ, AS 16 में पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लिख के दिया था, यहाँ पे कोई पीरियड मेंशन नहीं है, देयर इज़ नो पीरियड मेंशन हियर। नाउ important points टू रिमेंबर। मैंने इन्वेंट्रीज के केस में बताया था, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, एक इन्वेंट्रीज, दूसरा बेरर प्लांट। आई थिंक 2 ही पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, 2 ही पॉइंट्स थे, इन्वेंट्री और बेरर प्लांट्स। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट्स बराबर। इन्वेंट्रीज के लिए बताया था, इन्वेंट्रीज क्वालिफाइंग एसेट बनने के लिए कंडीशन 1 है इट शुड टेक सब्सटेंशियल टाइम, and condition 2 it should not be produced in large quantities on regular basis. It should not be produced in large quantities on regular basis, बराबर। अगर लार्ज क्वांटिटी में बनेगी रेगुलर बेसिस पे तो वो इन्वेंट्री को हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। याद है, बिस्लरी कंपनी पानी बेचता है तो बॉटल्स खुद ही बनाता है, लेकिन हर 1 मिनट में 20 बॉटल बना देता है और वो बनाते ही जाता है, उसके बाद में हर दूसरे मिनट में और 20 बॉटल्स बनेगी। सो लार्ज क्वांटिटी में ऑन रिपीटेटिव बेसिस कैशियो कंपनी कैलकुलेटर बनाता ही रहता है, हर 15 से 25 मिनट में एक कैलकुलेटर असेंबल कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि आज कैलकुलेटर असेंबल कर लिया तो कल नहीं करेंगे, वो चालू ही रहेगा। सैमसंग कंपनी एक दिन में हज़ारों मोबाइल्स बना लेते हैं और वो बनाते ही जाते हैं। सो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता है रिपीटेटिव बेसिस पे। तो अगर लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे बनेगा तो इस टाइप के इन्वेंट्री को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। एक तो बनने में टाइम भी नहीं लग रहा है और लार्ज क्वांटिटी में भी बन रहा है रिपीटेटिव बेसिस में। बनने में टाइम लगे, जैसे लिकर, वाइन, इसको बनने में टाइम लगता है लेकिन लार्ज क्वांटिटी में बनता है, रिपीटेटिव बेसिस बनता है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन से 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए? कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड, इट शुड टेक टाइम, एंड नंबर 2, नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन रेगुलर बेसिस। फिर मैंने बताया था बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब होता है लिविंग एनिमल और प्लांट्स। इन पे इंडियस 41 लगता है, इंडियस 23 नहीं लगता है। लेकिन प्लांट में एक एक्सेप्शन है, अगर प्लांट और ट्रीज हम लोग ग्रो कर रहे हैं टू कट टू हार्वेस्ट, तो फिर उस पे इंडियस 41। लेकिन हम लोग ग्रो कर रहे हैं टू गेट इट्स फ्रूट्स, हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसके फ्रूट्स के लिए, तो फिर वो मशीनरी के तरह हो गया कि मशीनरी बनती है फिर गुड्स बना के हम लोग गुड्स बेचते हैं ना, तो इट्स लाइक अ मशीनरी। सो वो बेरर प्लांट्स बोलते हैं, फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज को बोलते हैं बेरर प्लांट्स। उस पर इंडियस 16 लगता है, इंडियस 41 नहीं लगता है, इंडियस 16। और अगर उसको बनने में टाइम लग रहा है तो उस पर अगर हमने फाइनेंस ले रखा है, फाइनेंस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, वो इंडियस 23 में कवर होता है। देख लो, बेरर प्लांट्स आर कवर्ड अंडर इंडियस 23 एज क्वालिफाइंग एसेट, जब तक वो रेडी फॉर गिविंग फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होते। फिर रिकॉग्निशन रूल्स, अरे रिकॉग्निशन रूल्स में एंट्रीज है। एंट्रीज तो पहले ही सिखा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, जब इंटरेस्ट पे करोगे तो लोन टू बैंक, क्योंकि पे होगा नॉमिनल वैल्यू इंटू एक्चुअल रेट पे, नॉमिनल वैल्यू इंटू एक्चुअल रेट पे पे होगा। और ये ड्यू होता है ना, ये ड्यू होता है IRR की रेट पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ड्यू होता है। और फिर उसके बाद में अगर क्वालिफाइंग एसेट पे है तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्वालिफाइंग एसेट के साथ ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट टू इंटरेस्ट। और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो ये वाला इंटरेस्ट PNL में चला जाएगा। तो ये एंट्री मैंने सिखाई थी, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक, कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट टू इंटरेस्ट, ये रिकॉग्निशन रूल्स था। फिर था कमेंसमेंट, सस्पेंशन एंड कैपिटलाइजेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल्स आप लोगों को वापस से करने हैं, मैंने बहुत सारे मेरे खुद के एग्जाम्पल्स दिए थे। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट कमेंसमेंट, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये 3 कंडीशन। अच्छा, ये सब डिस्कशन है जनरल बोरोइंग्स के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग्स में ये सब कुछ आता ही नहीं ना। स्पेसिफिक बोरोइंग्स में तो जिस दिन लोन लिया
उस दिन से लेके एसेट रेडी टू यूज होने तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और अगर आइडल टाइम पे वो फंड्स को कहीं इन्वेस्ट किया रहेगा तो अगर इंटरेस्ट इनकम आई है तो वो इनकम इंटरेस्ट इनकम है ना, जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट आया है, एक्सपेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से माइनस करो, नेट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो। वो स्पेसिफिक बोरोइंग्स है। जनरल बोरोइंग्स में कमेंसमेंट के लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन 1, तुमको बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए, मतलब लोन ले लिया तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चालू हो गया। कंडीशन 2, सम एक्सपेंसेस ऑन क्वालिफाइंग एसेट बीइंग इनकर्ड, इट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एंड नंबर 3, एक्चुअल डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड स्टार्ट। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, उस दिन से बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। उस दिन से क्या कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। बीच में कोई एबनॉर्मल रीजन से काम रुक जाए, लेबर स्ट्राइक है, कोर्ट स्टे ऑर्डर है, कोई भी रीजन से अगर काम रुक जाए तो फिर वो पीरियड का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। और फिर से काम शुरू हो जाए तो फिर कैपिटलाइजेशन होगा। और सीजेशन का मतलब है एसेट इज रेडी फॉर यूज। तो एसेट इज रेडी फॉर यूज, तो ये डेट के बाद में कभी भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज एज्यूम दैट एसेट इज रेडी फॉर यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ नहीं बोला रहेगा तो। और अगर सीजेशन इन पार्ट्स होता है तो अपने को ये चेक करना है जो पार्ट कंप्लीट हुआ है वो डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो कंप्लीशन नहीं मानेंगे, उसको क्वालिफाइंग एसेट ही मानेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। एज्यूम करना बिगनिंग ऑफ द ईयर पे वो कंप्लीट हो गया तो पूरे साल का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, फिर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है अगर इंडिपेंडेंट है तो। और बाकी जो पार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो ये सीजेशन। और अगर कोई प्रोग्रेस पेमेंट या ग्रांट मिल जाए ना तो उतना इंटरेस्ट अपने को वो नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो कमेंसमेंट के जितने एग्जांपल्स किए ना मैंने, कमेंसमेंट के जितने एग्जांपल्स किए सब करने पड़ेंगे। कमेंसमेंट में एक पॉइंट जो बताया था ना, वो ये बताया था जनरल बोरोइंग्स के लिए कि एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट पे जो खर्चा किया वो बोरोइंग से होना चाहिए। सो क्वालिफाइंग एसेट पे अगर तुमने बोरोड फंड्स यूज़ ही नहीं किया तो क्या कैपिटलाइज करोगे। तो क्वालिफाइंग एसेट पे पैसा यूज़ होना चाहिए। दूसरा, अगर बोरोइंग से ज़्यादा पैसा यूज़ हो गया ना तो वो शेयर होल्डर्स फंड से होगा। तो इंटरेस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट, इट शुड नॉट बी नोशनल इंटरेस्ट। ये मैंने नोशनल इंटरेस्ट वाले एग्जाम्पल को देखो यहाँ पे नीचे समझाया हुआ है कि क्वालिफाइंग एसेट पे 15 लाख का खर्चा लग गया, लेकिन लोन कितना है, 10 लाख का ही है। तो बाकी 5 लाख खुद का पैसा होगा ना, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। दिस इंटरेस्ट, इस पे 5 लाख पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो इसमें मैंने रेट को ही एडजस्ट कर लिया था। या तो 10 लाख पे 10%, 10 लाख रुपया कैपिटलाइज करो, या फिर 10 लाख का 10% होता है 1 लाख डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। मैंने रेट को ही एडजस्ट कर दिया था। 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो 6.67 का रेट आता है। सो ये रेट जब इस पे अप्लाई करोगे तो बराबर 1 लाख रुपया ही कैपिटलाइज होगा। अरे याद है क्या नहीं, मैं ये सब एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये सब अपने को सॉल्व करना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल तुमको क्लैरिटी देते हैं, साथ में नोट भी लिखा रखा है, ये देख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल में 25 लाख रुपया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 लाख पे 10% है, वो 1 लाख रुपया देता है, 10 लाख का 10%, तो वो ये 1 लाख का इंटरेस्ट अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4% देता है। तो अगर एक्सपेंडिचर पे 4% निकालते तो वही 1 लाख रुपया होता है। कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स अब मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ये एग्जाम्पल्स तो तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और ये सारे काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, ग्रांट्स अगर मिल गया तो तुम देखो, मैंने ग्रांट्स पे पहले एक एग्जाम्पल करवाया था, एक कि 1 मई से लेके 31 अगस्त तक तो 7 लाख का बोरोइंग्स हमने यूज़ किया है क्वालिफाइंग एसेट पे, लेकिन फिर 2 लाख रुपए का ग्रांट मिल गया ना सितंबर 1 को। तो सितंबर 1 को हम ये मानेंगे कि 2 लाख रुपया वापस आ गया, तो बोरोइंग से सिर्फ 5 लाख रुपया लगा। सो नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है।
और यहाँ पे नीचे नोट भी लिखवाया है वी हैव रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर बाय 2 lakhs with effect from 1st September because enterprise has received its money back in the form of grant. So capitalization is allowed on net expenses only. ठीक है ना. फिर प्रीपेमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेमेंट प्रीमियम. मैंने बताया था ना कि अगर एक बैंक से लोन दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं और उस पर अगर बैंक हमको कोई पेनल्टी चार्ज करता है अर्ली क्लोजर ऑफ लोन के लिए, तो वो पेनल्टी पीएनएल में जाएगी, बिकॉज वो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नहीं है, वो शिफ्टिंग ऑफ लोन फ्रॉम वन बैंक टू अदर. लोन तो ऑलरेडी तुम ले चुके थे, एचडीएफसी बैंक से लोन ले चुके थे, और अगर कोटक बैंक तुमको सस्ता लोन दे रहा है, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, और तुम उसके वजह से लोन शिफ्ट कर रहे हो, और शिफ्टिंग के टाइम पे एचडीएफसी बैंक तुमको अर्ली क्लोजर के लिए कुछ अगर चार्जेस दे रहा है, पेनल्टी चार्ज कर रहा है, तो वो पीएनएल में जाएगा. प्री पेमेंट प्रीमियम का मतलब होता है अर्ली क्लोजर ऑफ लोन है, उसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, चार्जेस लगता है, तो वो पीएनएल में जाएगा. इट्स नॉट बोरोइंग कॉस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट इनकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, that is incurred for shifting of loan from one bank to another for saving interest. अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स को एक एक्सपेंडिचर मानेंगे अगर पुराने एसेट का कोई भी पार्ट अगर हम लोग नए क्वालिफाइंग एसेट में यूज़ करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर मानेंगे, और वो क्वालिफाइंग एसेट में जो एक्सपेंडिचर किया वो आउट ऑफ बोरोइंग्स ही मानेंगे एक्सपेंडिचर. और क्या प्राइस पे मानेंगे, उसकी जो फेयर वैल्यू होगी, हाँ, उसको फेयर वैल्यू पे हम क्वालिफाइंग एसेट में एक्सपेंडिचर मानेंगे एट फेयर वैल्यू, और उस पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे. हाँ, उसके बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. ये मैंने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स में समझाया था. अब मैं सब शॉर्ट में क्विक में बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तुमने कर लिया ना, तो मेरे को शॉर्ट में क्विक में बताना अलाउड है कि तुमको खाली याद आ जाता है. फिर उसके बाद में ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत काम के हैं. हाँ, इनकम आउट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग्स है तो नेट इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा. देखो, स्पेसिफिक बोरोइंग्स में पूरे साल का इंटरेस्ट है 1 लाख, और इनकम फ्रॉम एफडी उसको एफडी में डाल दिया था तो 24,000, तो जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है ये कैपिटलाइज कर देना स्पेसिफिक लोन्स. लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल बोरोइंग्स है, हाँ जनरल बोरोइंग्स है, तो जनरल बोरोइंग्स में सिचुएशन अलग होती है. 10 लाख रुपया है, ये 10 लाख रुपया क्वालिफाइंग एसेट पे इसमें से 6 लाख रुपया ही यूज़ किया है, तो 6 लाख जितना क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ हो गया उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया. 4 लाख रुपया यूज़ नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट पीएनएल में, और यूज़ नहीं होने की वजह से अगर एफडी बना दी, इनकम आई, तो वो इनकम भी पीएनएल के क्रेडिट में. सो नॉट यूज्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट 4 लैक्स, और वो 4 लैक्स पे इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 40,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे, वो पीएनएल के डेबिट में, और वो पैसा अपने पास ही पड़ा था तो एफडी में डाल दिया, तो एफडी से जो इनकम आई 24,000, ये भी पीएनएल के क्रेडिट में. सो अगर लोन का पैसा यूज़ नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट इनकम दोनों पीएनएल में जाएगी जनरल बोरोइंग्स में. स्पेसिफिक बोरोइंग्स में नेट इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है ना. फिर उसके बाद में सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मैंने बता दिया था ना, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, लेबर स्ट्राइक है, या फिर कोर्ट स्टे ऑर्डर है, ये सब रीज़न की वजह से अगर काम रुकता है तो उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और एक बार काम फिर से शुरू हो जाता है तो इंटरेस्ट फिर से कैपिटलाइज होगा. लेकिन अगर टेम्पररी नेचर का सस्पेंशन है, हाई टाइड लो टाइड की वजह से पानी का लेवल बढ़ गया, या फिर बहुत बारिश हो गई जिसकी वजह से 2-4 दिन काम रुक गया, कोई फेस्टिवल आ गया 2-4 दिन उसके वजह से काम रुक गया, तो ये टेम्पररी रीज़न है, इनके वजह से कैपिटलाइजेशन मत रोकना, कैपिटलाइजेशन शुरू रहेगा, चालू रहेगा. हाँ, सीजेशन का मतलब है एसेट रेडी फॉर यूज़ हो गया है. इसके बाद तो स्पेसिफिक बोरोइंग्स हो या जनरल बोरोइंग्स, उनका इंटरेस्ट पीएनएल में ही जाता है. नो इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड बिफोर द वर्क स्टार्ट्स एंड आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड. ये जनरल बोरोइंग्स के लिए स्टेटमेंट है. स्पेसिफिक बोरोइंग्स के लिए तो जिस दिन लोन लिया उस दिन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, हाँ, लेकिन एक बार एसेट रेडी टू यूज़ हो गया फिर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, फिर वो जनरल बोरोइंग्स ही माना जाता है. सीजेशन इन पार्ट्स होगा तो उसमें ये चेक करना है
जो पार्ट कंप्लीट हुआ इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और अगर डिपेंडेंट है तो फिर उसका इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और डिपेंडेंट है तो चार्ज टू पीएनएल नहीं, और अगर डिपेंडेंट है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट ही मानेंगे और उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट वेदर क्वालिफाई, वो जो कंप्लीटेड पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो मॉड्यूल भी उसको इंडिपेंडेंट मानता है, उसको इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। चलो ये अपना कवरेज, अच्छा मैंने 2 पार्ट में रखा हुआ है। और क्या था, पैरा 6 ही एक और एक्सप्लेन करना बाकी है मेरे को, बस वो कर देता हूँ और फिर उसके बाद में मैं शुरू करूँगा, उसके बाद में मैं शुरू कर दूँगा। ये देख लो, टाइप्स ऑफ बोरिंग्स ये तो समझा दिया, जनरल बोरिंग्स, स्पेसिफिक बोरिंग्स, क्या होता है जनरल बोरिंग्स, क्या होता है स्पेसिफिक बोरिंग्स, ऑल दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इस पे एग्जाम्पल्स भी करवाइए, एग्जाम्पल्स प्लीज सॉल्व करना, रिटर्न एग्जाम्पल्स है। बिना मेहनत के ये सब्जेक्ट में तुमको कुछ नहीं हासिल होगा, तुमको बैठ के लिखना पड़ेगा पेन और पेपर। अकाउंट्स है, अकाउंट्स रीड करने से नहीं आता, अकाउंट्स लिखने से आता है। एक पैरा 6 ही बस बाकी है, वो समझा दूं और फिर एक रिकैप करवा दो, समझा तो दिया ही है मैंने, और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन है, वो खुद से सॉल्व करने चाहिए। ये जो एग्जाम्पल्स है ये सब भी रिकैप होने चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल्स रिकैप करने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं खाली कॉन्सेप्ट्स याद करवा रहा हूँ। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत ही इजी तरीके से तुमको ये पूरा टॉपिक सिखाया। बड़े बड़े क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी। एक ये याद रखना, अगर फॉरेन करेंसी लोन है ना, तो इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी अगर लोन है, एक मिनट ये मेरे को फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर फॉरेन करेंसी लोन है तो इंटरेस्ट एट एवरेज रेट और डिवाइड बाय लोन एट क्लोजिंग रेट नहीं, वो भी एवरेज रेट ही लेना। AS11 इंडियस 21 ये सब तुमको बताएगा कि लोन क्लोजिंग रेट पे होना चाहिए, इंटरेस्ट एवरेज रेट पे। बट यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट में रिपोर्टिंग के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम चाहिए मेरे को। सो ये क्लोजिंग रेट नहीं आएगा, ये एवरेज रेट आएगा, लिखवा दिया मैंने। फॉर इंडियस 23 बोथ विल बी टेकन एट ऑन एवरेज बेसिस। जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट टेक बोथ एट एवरेज रेट। फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट तुम्हारा AS11 का जो नॉलेज है कि लोन क्लोजिंग रेट पे और इंटरेस्ट एवरेज रेट पे, वही करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पैरा 6E, बस अब मैं पैरा 6E ही करने जा रहा हूँ। ये रहा पैरा 6E। पैरा 6E बोलता है फॉरेन करेंसी में अगर लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना अलाउड है, कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना अलाउड है। तो बोलते हैं वो लोन अगर इंडियन बैंक से लिया होता तो 5,80,000 का लोन होता। देखो $10,000 इंटू जिस दिन लोन लिया था उस दिन रेट थी 58, $5,80,000 5,80,000 रुपये इंटू इंडियन बैंक 11% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इंडियन बैंक जितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना अलाउड है। लेकिन मैं फॉरेन करेंसी में लोन लेने गया, $10,000, $10,000 इंटू 5% रेट है तो $500 देना है, और जिस दिन डॉलर्स देना है एंड ऑफ द ईयर उस दिन रेट है 59, तो उसके हिसाब से 29,500 होता है। लेकिन एक और एक्सपेंस आता है, दैट इज एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस, फॉरेन करेंसी लोन जो है ना, लिया था उस दिन था 58 रुपीज़ का, लिया था उस दिन 58 रुपीज़ का था, लेकिन अब 59 हो गया रेट। तो अगर आज मैं बैलेंस शीट में उसकी फेयर वैल्यू लिखूँ तो ₹1 पर डॉलर से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो 58 इंटू 59, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया था, 59 माइनस 58 लिखना चाहिए।
59 माइनस 58, 1 रुपये से अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई इंटू 10,000, तो इसको एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज डिफरेंस भी बोरोइंग कॉस्ट है, प्रोवाइडेड वो 63,800 के ऊपर नहीं जाए। सो दोनों मिला के 39,500 हो गया, तो ये पूरा कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर मैंने रेट को चेंज कर दिया, याद है रेट को चेंज करके बताया था, जब रेट को चेंज करके बताया तब इंटरेस्ट 10,000 इंटू 5%, $500, मैंने रेट को इंस्टेड ऑफ 5964 कर दिया, तो इंटरेस्ट तो 32,000 का, ये तो कैपिटलाइज होगा। लेकिन एक्सचेंज लॉस 54 माइनस 68, 6 रुपया इंटू 10,000, 60,000 का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। टोटल अलाउड कितना है 63,800, ये मैक्सिमम अलाउड है, लेकिन ये 60,000 ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर 31,200 सो दैट इट कैन बी अप टू 63,800, ये कैपिटलाइज कर सकते हो, बाकी लॉस है, इट विल नॉट बी अलाउड, इट विल नॉट बी अलाउड, ये PNL में जाएगा। तुम्हारे रॉन्ग डिसीजंस के वजह से कोई लॉस होता है तो उससे एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। कैपिटलाइज करना मतलब है क्वालिफाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ाना। यू कैन नॉट इंक्लूड लॉसेस इन योर एसेट, एसेट में कभी भी लॉसेस इंक्लूड नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई गेन हुआ तो वो PNL के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन गेन के भी एक स्टोरी अलग है। अगर पिछले साल में हमको एक्सचेंज लॉस हुआ है, देख लो यहाँ पे देखो, एक्सचेंज लॉस है 48,000 का, एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन करेंसी लोन, और इसमें से 20,000 का लॉस कैपिटलाइज हुआ है कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, बाकी जो कैपिटलाइज नहीं हुआ PNL में गया टू एक्सचेंज लॉस। तो अब ये हम लोग ने क्वालिफाइंग एसेट में एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज किया है। अब अगर इसके अगले साल अगर गेन हो जाए तो वो गेन को PNL के क्रेडिट में नहीं ट्रांसफ़र करना, जो हमने एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज किया था उसका रिवर्सल होगा, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पैरा 6E। तो फॉरेन करेंसी लोन लाइबिलिटी कम करके एक्सचेंज गेन पहले तो रिकॉर्ड किया, और फिर ये एक्सचेंज गेन को PNL में नहीं लिखे गए। एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, देख लो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट जो हमने कॉस्ट में ऐड किया था उसको रिवर्स करना चालू किया। अगले साल 19,000 का गेन हुआ, तो पहले तो फॉरेन करेंसी लोन टू एक्सचेंज गेन, फिर एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट 19,000 टू कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ये लो पहले साल में 11,000, दूसरे साल में 9,000, पूरा 20,000 गया, और उसके ऊपर जो गेन आया वो जाएगा PNL, दैट विल गो टू PNL। सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। फिर वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन के बारे में मैंने समझाया था। सो ऑल दिस मैंने कंप्लीट रिकैप दे दिया है तुम लोगों को टॉपिक का। आई हैव गिवन कंप्लीट रिकैप ऑफ द टॉपिक, मैं पूरा कंप्लीट रिकैप दे चुका हूँ तुम लोगों को बोरोइंग कॉस्ट का। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू वंस आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। एक ये पूरा रिकैप मिल जाता है तो फिर से टॉपिक याद आ जाता है, और तुम लोगों को भी रिवीजन करते रहना चाहिए। यू शुड ऑल्सो कीप ऑन डूइंग द रिवीजन, तुमको रिवीजन करते रहना चाहिए। ये मेरे 33 मिनट्स का लेक्चर, ये 33 मिनट्स को जब तुम स्पीड ऑप्शन पे देखते हो तो और जल्दी देख सकते हो, तो ये कंप्लीट टॉपिक का रिकैप मिल जाता है। चलो दैट्स इट। सो माई रिकैप इज डन, टॉपिक कर दिया और मैंने रिकैप भी कर दिया, और टॉपिक करते समय भी मैंने छोटे छोटे समरी लेक्चर्स भी बना रखे हैं। वो डे वाइज समरी लेक्चर्स भी हर 3-3 घंटे के लेक्चर को 4 से 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं, और आज ये 33-34 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर रिवीजन तुमको रिकैप करके दे दिया। टेक बेनिफिट ऑफ दिस, टेक बेनिफिट। चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप दिस रिकैप पार्ट हियर।